हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार यानी कि पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। पेमेंट सिस्टम में पहला हेडिंग है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कि सीमा पार भुगतान। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए बिकॉज आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इन्होंने एक इनोवेशन हब ऑर्गेनाइज किया था G20 की जब मीटिंग्स चल रही थी। तो G20 टेक स्प्रिंट करके 2023 में ऐसा एक इनोवेशन हब जो है उसके लिए कुछ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जैसे कि सीमा पार जो भी भुगतान किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इस पे कुछ बड़े चेंजेस करने के लिए या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए एक काइंड ऑफ मीटिंग की थी। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेंडर जो है, जो मनी भेज रहा है वो किसी और कंट्री का है और जो प्राप्त करता है यानी कि रेसिपेंट है वो किसी और कंट्री का है। तो दोनों अलग अलग कंट्री के हैं और इन दोनों के बीच में कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दो तरह के होते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। एक होता है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स जैसे कि स्विफ्ट एक मेथड है जिसमें एक कोड जनरेट होता है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर बैंक में जा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री का हूँ और मेरा ये बैंक अकाउंट है और हमें इस पर्टिकुलर कंट्री में, दूसरी कंट्री में एक बैंक अकाउंट है और साथ में ये स्विफ्ट कोड है, इस पर हमें मनी ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो ये स्विफ्ट मेथड से बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मनी ऑर्डर किया जाता है उसी तरह से इंटरनेशनल मनी ऑर्डर भी किया जा सकता है जिसमें एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है। ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलर एक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप इंडियन पोस्टल सर्विस में जाते हैं और वहाँ पे आप एक मनी ट्रांसफ़र करते हैं एंड उसके बाद आप वही मनी जो है वो किसी इंटरनेशनल पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है। थर्ड ऑप्शन है डिजिटल। इंडिया डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल वॉलेट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि गूगल पे, एप्पल पे या फिर UPI सिस्टम, ये सभी अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल मंच के मदद से भी आप भुगतान कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। साथ में क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? मैकेनिज़्म अगर सिंपल है, एक बैंक है, बैंक A, और A बैंक के किसी व्यक्ति को बैंक B में पैसा भेजना है। ठीक है, तो अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधा पैसा भेज सकते हैं तो ये सिंपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है। दूसरा, यदि आप किसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहे हैं किसी कॉरस्पॉन्डिंग बैंक की मदद से, मतलब बैंक A जो है वो किसी इंटरमीडिएट बैंक यानी कि प्रतिनिधि बैंक को पैसा भेज रहा है और ये प्रतिनिधि बैंक फिर इस पर्टिकुलर दूसरे बैंक को पैसा भेज के जहाँ पे रिसीव करना था अब ये उसको पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंट्रोडक्शन होता है और इस तरह से ये दो प्रोसेस हो सकते हैं जिससे आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका? महत्व क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का? तो महत्व में पहला महत्व है इसका ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में भी कुछ मतलब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में भी रह रहे हैं और इस तरह से जो व्यापार है वो आदान प्रदान चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी वही है, वित्तीय समावेश। सारी कंट्रीज़ की जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रेमिटेंसेस। जो भी इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ अभी भी इंडिया में हैं, तो वो लोग वहाँ से कमाकर पैसे वापस भेजते हैं इंडिया में, उसको रेमिटेंसेस यानी कि विशेषण कहा जाता है, विप्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पे विप्रेषण क्या हो जाएगा? रेमिटेंसेस जो कि बाहर से भेजे जा रहे हैं इंडिया में। 2016 में ऐसा देखा गया है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ के 8% हो गए थे। अब यहाँ पे 2016 का डेटा अभी हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी रीसेंट डेटाज जो हैं, तो रेमिटेंसेस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपको बता दिया है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेमिटेंसेस को इंडिया में भेजने में आसानी होगी। ठीक है, तो इंडिया में क्या कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि सीमा पार भुगतान प्रणाली को और मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? तो पहला है आरबीआई का पेमेंट विजन 2025।
ठीक है, ये विज़न जो है ये बेसिकली फोकस कर रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीआई के पेमेंट को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये भी अब यूपीआई को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिससे कि और भी कंट्रीज़ में जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि यूपीआई सिस्टम है या फिर जो एक डिफरेंट पेमेंट बैंक्स, डिफरेंट पेमेंट मीडियाज जो हम लोग यूज़ करते हैं, मीडियम्स जो होते हैं, जैसे कि भीम ऐप हुआ या फिर हमारा यूपीआई का अदर सिस्टम, ये सभी बाकी कंट्रीज़ में भी अब वैलिडेट हो सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी करेंटली यूपीआई, इंडिया की जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन सभी जगहों पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कैन कर सकते हैं उनका क्यूआर कोड और अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो भी पेमेंट है उसको कर सकते हैं। तो हमारा यूपीआई जो है वो अब एक्सेप्ट किया जाता है उनके बैंक से। और आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया है जो भी इंडिया में एनआरआईज आते हैं या फिर फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक होगा कि वो यूपीआई से, हमारे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह है सेबी की हिंदी है इसकी, फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। न्यूज़ में इसलिए बिकॉज रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया है एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, जिसको IRRA कहा जाता है, एट BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया गया है जिससे कि रिस्क जो है, जो भी रिस्क होता है इन्वेस्टर्स को, उसको रिड्यूस किया जा सके, जो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। ठीक है, कभी कभी डिवाइसेस में टेक्निकल एरर्स आ जाती है, उसको टेक्निकल ग्लिचेस कहा जाता है। तो जो भी ट्रेडिंग कर रहा है उसके मेंबर, वो जो मेंबर है उसके एंड से कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आ सके, इसके लिए इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक IRRA प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसको इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस कहा जा रहा है। तो इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बाकी भी जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, इन सभी में ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग एक तरह का स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, जिसके लिए मार्केट का चार्ट देखा जाता है, मार्केट में एक टाइम पे पुट लिया जाता है और कॉल लिया जाता है। इस तरह से वो जो पूरा सिस्टम होता है वो चलता है ट्रेडिंग का। ठीक है, इसमें जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ अमाउंट अपना लगाते हैं, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। बट ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो मार्केट के चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मार्केट का पॉइंटर जिस तरह से मूव कर रहा होता है उस तरह से उनके जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको वो लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट का बहुत ही यूज़फुल रोल है, इसलिए उसमें ज़रा भी टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं तो पूरा जो सिस्टम होता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको सेल करना रहता है या बाय करना रहता है, वो अगर थोड़ी भी सेकंड्स की देरी हो जाती है तो आपका पैसा जो होता है वो उस बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस में आ जाता है। तो अगर लॉस की कंडीशन होती है तो काफ़ी बुरा होता है, इसलिए टेक्निकल ग्लिचेस से बचने के लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बनाया गया है ट्रेडिंग के लिए ना। यहाँ पे सेबी के बारे में दिया हुआ है, तो सेबी 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1988 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सांविधिक निकाय बना दिया गया था इसको 1992 में, एज पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें 9 टोटल मेंबर्स होते हैं। 9 मेंबर्स में एक पर्टिकुलर चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक हो गया, बाकी बचे 8 मेंबर्स। तो उसमें से 4 जो होते हैं वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 जो होते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी फर्दर डिवीजन होता है, जैसे बोर्ड मेंबर जो होता है वो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, 2 बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और बाकी 5 मेंबर्स जो होते हैं वो सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेबी के कार्य क्या क्या होते हैं, तो पहले तो इसको प्रोटेक्ट करना है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी मार्केट में उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। डिफरेंट नियम बनाए जाते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी मार्केट के होते हैं वो सभी सेबी तय करता है।
ठीक है। रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जो भी बिजनेस होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट में जो कॉरपोरेट बिजनेसमैन जो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेसमैन, उन वो इंटरनली कोई किसी प्रकार का कोई इंटरनल ट्रेडिंग ना कर सके, या फिर कोई शेयर जो हो वो उसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला ना हो सके, उसके लिए भी एक तरह का बचाव करता है सेबी। देन रजिस्टर करता है जो नए स्टॉक्स होते हैं, नई कंपनी जो लिस्ट होती है उसको रजिस्टर करता है, और जो भी शेयर के ट्रांसफ़र्स होते हैं वो सभी रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड सभी चीज़ें जो होती है वो सेबी कंट्रोल करता है। ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो भी ट्रेनर्स होते हैं उनको भी। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी की शक्तियाँ क्या क्या है। तो पहले तो ये एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक, यानी कि क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब ये कुछ रेगुलेशंस भी बना सकती है, इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, अगर किसी पे कोई एलिगेशन लगता है, कोई आरोप लगाया जाता है कि इस कंपनी ने इतना घोटाला किया है, या शेयर्स के दाम जो हैं वो ज़बरदस्ती के बढ़ा दिए हैं ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स से पैसे ले सकें, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो भी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, इसको रेगुलेट करने के लिए या फिर इस पर एक इंक्वायरी बैठा सकता है सेबी। साथ ही अगर मनी पूलिंग स्कीम है जिसका वर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसमें भी ये रेगुलेशंस कर सकता है। साथ ही किसी का टेलीफोन कॉल्स डेटा मांग सकता है, किसी व्यक्ति ने जितनी भी बातें की है उसका कॉल रिकॉर्ड, कॉल डेटा, ये सभी मांगा जा सकता है। फ़ाइन लगाए जा सकते हैं। साथ ही अगर ईडी की जांच करवाई जा सकती है, या फिर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह के सभी नियम जो हैं और शक्तियाँ जो हैं वो सेबी के पास हैं। नाउ सेबी के द्वारा कुछ रिसेंट में इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि आईपीओ की टाइमिंग जो है उसको कम कर दिया गया। पहले एक टाइमलाइन दिया जाता था जो कि 6 दिन का होता था। आईपीओ की लिस्टिंग, कंपनीज़ का जब लिस्टिंग होता है, कंपनीज़ जो पब्लिक बॉडी बन जाती है उस टाइम पे जब शेयर्स दिए जाते हैं मार्केट में, इसको लाया जाता है, उसको आईपीओ कहते हैं, विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसकी पहले 6 डेज़ हुआ करती थी लिस्टिंग के, अब ये इसको बदल के 3 दिन कर दिया गया, जस्ट हाफ कर दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे डब्बा ट्रेडिंग, बॉक्स ट्रेडिंग भी कहा जा रहा है। तो ये एक तरह का इलीगल ऑफेंस ट्रेडिंग है जिसमें कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है, किसी फॉर्मल ट्रेडर ऐप का यूज़ नहीं किया जाता है, एक तरह की इनफॉर्मल ट्रेडिंग की जाती है, जिससे कि सेबी को ये बात ना पता चले कि इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। तो ये जो टैक्सेस से बचने के लिए, ये टैक्स जो लगते हैं उससे बचने के लिए ये डब्बा ट्रेडिंग की जाती है। तो ये एक वर्ड याद कर सकते हैं आप, इस तरह से ये ऑफेंसिव या फिर इलीगल ट्रेडिंग चलती है। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है एफपीआई। ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। एक होता है एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये दोनों ही टर्म इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। न्यूज़ में इसलिए एफपीआई न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेबी ने रिलीज़ किया है कंसल्टेशन पेपर जो कि एफपीआई के बारे में है। ठीक है। तो एफपीआई जो रेगुलेट होता है वो सेबी के द्वारा होता है। एक लेजिस्लेटिव पावर भी है जो कि फेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। 2019, तो सेबी रेगुलेशन 2019 एफपीआई रेगुलेशन से रिलेटेड है। एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि गवर्न करती है एफपीआई को, यानी कि एफपीआई से संबंधित जो भी प्रतिबंध लगाने रहते हैं उसके लिए प्राथमिक कानून बनाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919, फेमा कहा जाता है। फेमा के नाम से ये इम्पॉर्टेंट फेमस है। और धन संशोधन से रिलेटेड जो भी निवारण से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो पीएमएलए देखता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेचर है वो सभी पीएमएलए 2002 के द्वारा बनाए जाते हैं इस एक्ट के थ्रू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दैट इज़ फेमा।
ना यहाँ पे टेबल के थ्रू बताया हुआ है एफडीआई और एफपीआई में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये है एफडीआई, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो एफडीआई का मतलब ये होता है कि जो भी विदेशी निवेशक हैं उनके द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित कोई उद्यम है उसमें पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए निवेश को एफडीआई कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरी पर्टिकुलर कंट्री के किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए अगर कोई इस तरह से इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का आशय ये है कि विदेशी निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश किया जाता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर्स या बॉन्ड, इस तरह का जब निवेश किया जाता है तो उसको एफपीआई कहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश किया जाता है जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स या फिर दूसरी प्रकार का किसी प्रकार का एक्सचेंज, इसको कहते हैं एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये एक्टिव इन्वेस्टर की श्रेणी में आता है और ये पैसिव इन्वेस्टर की श्रेणी में आता है। सक्रिय निवेशक और निष्क्रिय निवेशक कहा जाता है। ये होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाम में ही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है, यहाँ पे स्टॉक्स के थ्रू अप्रत्यक्ष निवेश किया जाता है। इसमें नियंत्रण थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें नियंत्रण कम होता है। ये दीर्घकालिक निवेश है और ये थोड़ा अल्पकालिक निवेश होता है, बिकॉज स्टॉक्स आप खरीदते हैं, कुछ दिन बाद आपको प्रॉफिट लगता है तो आप बेच भी सकते हैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आपने पैसे लगाए हैं या बिजनेस के शेयर्स खरीदे हैं तो वो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है आप उसके साथ साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर देश की किसी दूसरी देश के कंपनी में यानी कि फिजिकल एसेट में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे आप फाइनेंशियल एसेट यानी कि स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगा रहे हैं किसी विदेशी कंट्री के। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है निवेश करना और निकास करना। इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा आसान होता है प्रवेश भी करना और निकास भी करना। ठीक है, ये स्टेबल रहता है, ये थोड़ा वोलेटाइल है, स्टॉक्स के दाम बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा परिवर्तनशील हो जाता है और इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा एफपीआई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं। तो पहला तो है जब भी एफपीआई करना रहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा सरकारी रूट के थ्रू ही जाया जाता है, सरकारी मार्ग के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है जैसे PN3 एक्सेट्रा, ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो एफपीआई से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है सेबी ने कुछ वर्गीकरण किया है एफपीआई का, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाहें तो ये पार्ट आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें बस एफपीआई का वर्गीकरण करके बताया हुआ है, लो रिस्क का होता है, मॉडरेट रिस्क का होता है कि हाई रिस्क का होता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कॉरपोरेट डेट मार्केट। ठीक है, तो कॉरपोरेट ऋण बाज़ार। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए बिकॉज सेबी ने रिलीज़ किया है कुछ नया फ्रेमवर्क कॉरपोरेट ऋण बाज़ार विकास फंड नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में AIF को देखा जा रहा है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, और इसके तहत बाज़ार में यदि कोई संकट आता है या कोई दबाव की स्थिति होती है उस दौरान निवेश ग्रेड वाली कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों को हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे कि गवर्नमेंट खरीदती है या फिर पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है कॉरपोरेट बॉन्ड, तो उनको खरीदना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉरपोरेट डेट मार्केट के बारे में बस ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए बिकॉज सेबी ने एक रूपरेखा, एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस यानी कि एक रूपरेखा तय की है जिससे कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन फंड प्रोवाइड किया जा सके और इन्वेस्टर के सर्विसेज फंड प्रोवाइड किया जा सके। इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब
इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक डीमैट अकाउंट बनाया जाता है, डीमैट अकाउंट बनता है। ये किसी भी इंडिया की डिपॉजिटरी में बन सकता है, जैसे कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, CDSL, या फिर NSDL, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है। और डिपॉजिटरी क्या होता है? एक वित्तीय संस्थान या संगठन होता है जो व्यवसायों या फिर व्यक्तियों से वित्तीय लेखतों की डिपॉजिट स्वीकार करता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को स्टॉक खरीदना है या फिर कोई बॉन्ड खरीदना है तो उससे पहले एक काइंड ऑफ आप एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करते हो, एक अकाउंट बनाते हो, उसमें कुछ पैसा जमा करते हो और उसके बाद आपसे आगे का प्रोसेस यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टॉक खरीदने या फिर बेचने या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। और डिफरेंट ऐप्स आजकल आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग ऐप या फिर स्टॉक मार्केट के ऐप्स एड्स भी आते रहते हैं इनसे रिलेटेड, तो उसके लिए आपको एक डीमैट की ज़रूरत होती है। इससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। साथ ही एक रिव्यू किया जाएगा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के जो भी कार्य हैं इनको हाफ ईयरली हर 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा, 6 मंथ में रिव्यू किया जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टर सर्विस फंड यानी कि निवेशक सेवा कोष भी बनाया जाएगा, जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी किसी भी इन्वेस्टर को, जैसे कि इन्वेस्टर एजुकेशन या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब भी बताने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेज फंड की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियाँ उनको एटलीस्ट अपने 20% जो भी लिस्टिंग फ़ीस है उसका 20% जो है वो इन्वेस्टर सर्विसेज फंड में देना है, जो कि पब्लिक के काम आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड भी बनाया गया है। ये 2007 में बनाया गया था सेबी के द्वारा, जिसमें कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन उनकी सुरक्षा से रिलेटेड और साथ में निवेशक को शिक्षा प्रदान करना और उनकी जागरूकता में बढ़ावा पैदा करने के लिए ये IPEF का गठन किया गया था 2007 में, ठीक है। तो इसी तरह से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, हिंदी में भी इसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज ही कहा जाता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेबी ने अप्रूव किया है सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचीलापन लाया गया है, इससे जुड़े जो भी फ्रेमवर्क है उसको लचीला बनाने के लिए सिफारिश को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग जानेंगे। सोशल एंटरप्राइजेस यानी कि सामाजिक उद्यम या फिर सामाजिक कार्य करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, जो कि भुखमरी, माल न्यूट्रिशन जैसे कि कुपोषण, गरीबी, असमानता को समाप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के देखभाल को बढ़ावा देने के लिए या फिर महिलाओं के लिए कार्य कर रही होती हैं या फिर स्लम क्षेत्र का विकास कर रही होती हैं। ये जो कंपनीज़ होती हैं जो कि एक तरह के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो अपने प्रॉफिट के लिए ना काम करके दूसरों समाज के लिए काम करती हैं या फिर सामाजिक कार्यों में पार्ट लेती हैं, उनके लिए सेबी ने ये इस तरह के नियम निकाले हैं, जैसे कि ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इनमें डोनेशंस देना। ये सभी कार्य जो हैं ये NPOs के लिए किए जा रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। ना कुछ ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक उद्यम के तौर पे पात्र नहीं हैं, इनएलिजिबल हैं, जैसे कि कॉरपोरेट फाउंडेशंस, कोई भी बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी या फिर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म के नाम पे पैसे जो हैं वो एकत्रित कर रही हो, वो एलिजिबल नहीं है सोशल एंटरप्राइज के लिए। या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन, कोई पेशेवर या फिर व्यापारी संघ या फिर कोई हाउसिंग कंपनी,
ठीक है। इन तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग कंपनीज, ये सभी सोशल एंटरप्राइज का पार्ट नहीं होती हैं। जैसे ये लोग भी तो लोगों के लिए काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्य नहीं कर रही हैं। ये किसी का फ़ायदा जो है वो एनपीओ में नहीं आएगा, इनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिकॉज ये अपने फ़ायदे के लिए ही या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों के लिए कार्य करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर की तरह। ठीक है। तो सोशल एंटरप्राइज होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। जैसे राजस्व की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो टारगेट पॉपुलेशन है, इसका जो 60% औसत राजस्व, 67% जो है औसत राजस्व जो पिछले 3 वर्षों का, वो इस टारगेट पॉपुलेशन के थ्रू आया हो। साथ ही व्यय की बात करते हैं तो व्यय में भी ये जो 67% है व्यय, वो इन्हीं पे हुआ हो, एक टारगेट पॉपुलेशन पे हुआ हो 67%। और साथ ही बेनिफिशरी, तो बेनिफिशरी में मेंबर्स जो हैं टारगेट पॉपुलेशन, वो एटलीस्ट 67% होने चाहिए पिछले 3 वर्षों में। ठीक है। ये सभी अगर टारगेट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जा रहे हैं तो वो आप एक सोशल एंटरप्राइज के रूप में लिस्ट हो जाते हैं सेबी में, और आपकी जो डोनेशंस हैं वो आसान हो जाएगी। और सेबी ने कुछ और भी रेगुलेशंस किए हैं यहाँ पे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने सीखा वो है एफडीआई एफपीआई का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सेबी के बारे में हमने जाना, और साथ ही सीमा पार भुगतान यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तो पेमेंट सिस्टम, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इन सबको छोड़ के। अगर आप सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का, तब भी आपके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया से फॉर्म किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा जब मैं आपको पेमेंट्स पढ़ा रही थी तो मैंने एक टर्म आपको बताया, स्विफ्ट। स्विफ्ट टर्म जो है ये पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर्स, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के कुछ और नए कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, कुछ नए टर्म्स हम लोग जानेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो भी सुझाव हैं वो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।